गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग संविदा अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम संविदा अधिनियम पढ़ते हैं तो इसका पूरा नाम जानते हैं, यानी शॉर्ट टाइटल क्या है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को हम लोग भारतीय संविदा अधिनियम 1872 कहते हैं, ये हिंदी में कहते हैं। तो जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो जानेंगे कि इसका नाम क्या है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो इसका नाम जानेंगे भारतीय संविदा अधिनियम 1872। तो ये इसका शॉर्ट टाइटल है। और ये लागू कब हुआ, इसका इन्फोर्समेंट कब हुआ, तो ये लागू हुआ है 1 सितंबर 1872 को। 1 सितंबर 1872 को ये लागू हो गया है, इन्फोर्समेंट में आ गया है। ठीक है, तो ये आपका पहली धारा बताता है, इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट। तो जो एक्सटेंशन है ये कहाँ तक लागू होगा, तो पहले जो लागू होता था ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के पूरे भारत में लागू होता था, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि जब से 370 रिपील किया गया है, धारा 370 संविधान का रिपील कर दिया गया, तब से पूरे भारत पे ये लागू होने लगा। अब हम लोग आते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज पे, जो सेक्शन 2 में दिया गया है, धारा 2 में दिया गया है। तो धारा 2 संविदा अधिनियम की धारा। अच्छा, अभी बहुत सारे बच्चे नए हैं तो अलग अलग एक्ट का अलग अलग धारा है। जैसे आप धारा 2 कह दिए तो संविदा अधिनियम के धारा 2 में कुछ बात और होगी, और बीएनएस में धारा 2 कुछ और होगी, बीएनएसएस में धारा कुछ और होगी, पार्टनरशिप एक्ट की धारा 2 कुछ और होगी। तो सबको आप अलग अलग समझेंगे। यानी अगर आप धारा कहते हैं तो आपको उसके एक्ट का नाम भी बाद में बताना होगा कि धारा 2 कौन से एक्ट का। तो अभी आपको जो हम धारा 2 बताने जा रहे हैं वो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की बताने जा रहे हैं। इसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज दिया गया है, निर्वचन खंड दिया गया है कि जो इसमें शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उन शब्दों का क्या अर्थ होगा, उसकी परिभाषा क्या होगी, और उसको हम समझेंगे कैसे। तो धारा 2 की उपधारा ए, और अगर हिंदी में कहेंगे तो उपधारा का, यानी सेक्शन 2 सब सेक्शन ए, या हिंदी में कहेंगे धारा 2 की उपधारा का। तो मैं रीडिंग करता हूँ बेयर एक्ट की लैंग्वेज और फिर आपको समझाता हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इसको रीडिंग करने के बाद इसमें पहला जो सेक्शन 2A डिफाइन किया गया है वो प्रोपोजल डिफाइन किया गया है। प्रोपोजल को हिंदी में कहते हैं प्रस्थापना। प्रोपोजल को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रस्थापना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रस्थापना की परिभाषा कौन से धारा में दी गई है तो आप बताएंगे कि सेक्शन 2A या बताएंगे धारा 2 का। तो इसकी लैंग्वेज हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his billings to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। कह रहे हैं कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कंसेंट लेने के लिए अपने इच्छा को व्यक्त करता है कि वो उसके इच्छाओं के अनुसार कोई चीज़ करे या कोई चीज़ करने से विरत रहे, यानी कोई चीज़ ना करे, तो ऐसा जब कोई अपनी इच्छाओं को दूसरे से करने या ना करने के लिए व्यक्त करता है तो उसी उसके जो उसका व्यक्त करने का तरीका है वही चीज़ उसका प्रपोजल कहलाता है। और प्रपोजल को हिंदी में प्रस्थापना कहते हैं। तो आप सेक्शन 2A में प्रपोजल याद रखेंगे कि प्रपोजल का डेफिनेशन सेक्शन 2A में दिया है, यानी कि धारा 2 का में दिया है। अब हम आपको बताते हैं एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस। तो सेक्शन 2B में एक्सेप्टेंस दिया हुआ है और प्रॉमिस दिया हुआ है, 2 परिभाषाएं सेक्शन 2B में हैं, कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। और हिंदी में अगर देखेंगे तो धारा 2 खा में एक्सेप्टेंस भी है और प्रॉमिस भी है। एक्सेप्टेंस को प्रतिगृहता कहते हैं और प्रॉमिस को वचन कहते हैं। ठीक है, तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में भी समझेंगे और इंग्लिश में भी समझने की कोशिश करेंगे, और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनको भी चाहिए कि दोनों लैंग्वेज पे कमांड रखें, क्योंकि हिंदी वालों को आगे इंग्लिश में आना पड़ेगा।
इंग्लिश ज़रूरी है। तो दोनों भाषाओं में इसलिए हम बता रहे हैं। अब सेक्शन 2 भी हम रीडिंग करते हैं, उसके बाद फिर आपको समझाते हैं। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया था उसका कंसेंट लेने के लिए, एसेंट लेने के लिए, यदि वह व्यक्ति उस सामने वाले के इच्छा अनुसार अपने एसेंट को दे देता है, यानी अपने कंसेंट को दे देता है, यानी उसको स्वीकार कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिगृहता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिगृहता कहते हैं। और जैसे ही वह स्वीकार करता है वो क्या हो जाता है? एक वचन में बदल जाता है। क्या हो जाता है? एक वचन में बदल जाता है, यानी उसे इंग्लिश में प्रॉमिस कहते हैं। तो अगर कोई एक व्यक्ति प्रपोजल देता है, यानी कि प्रस्थापना करता है अपनी बात मनवाने के लिए, और दूसरा व्यक्ति उसको उसकी बात को स्वीकार कर लेता है, यानी प्रतिगृहता करता है, तो प्रस्थापना और प्रतिगृहता दोनों मिलके वचन बन जाता है। तो प्रतिगृहता और वचन का परिभाषा धारा 2 में दिया है, सेक्शन 2B में दिया है, यानी सेक्शन 2B में 2 परिभाषाएं दी गई हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन 2C में। तो सेक्शन 2C में बताता है कि प्रॉमिसर कौन है और प्रॉमिसी कौन है, वचनदाता कौन है और वचन गृहता कौन है। तो जो व्यक्ति प्रपोजल देता है उसे प्रॉमिसर कहते हैं, जो व्यक्ति वचन देता है उसे प्रॉमिसर कहते हैं, यानी जो प्रपोजल देता है, और जो एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रॉमिसी कहते हैं, यानी वचन गृहता कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो प्रपोजल देता है उसे प्रपोजर कहते हैं या वचनदाता कहते हैं, और जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, उसे प्रॉमिसी कहते हैं, वचन गृहता कहते हैं। यही बात इसमें किया गया है, डायरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ दे रहे हैं। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी। प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति को वचनदाता कहते हैं तथा प्रस्थापना को प्रतिगृहित करने वाले व्यक्ति को वचन गृहता कहते हैं। इसी बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सेक्शन 2C में दिया गया है, 2 में दिया गया है कि वचनदाता किसे कहेंगे और वचन गृहता किसे कहेंगे। तो जो व्यक्ति प्रपोजल देता है उसे प्रॉमिसर कहते हैं, यानी वचनदाता कहते हैं, और जो व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करता है, उसको स्वीकार करता है, उसे प्रॉमिसी कहते हैं, वचन गृहता कहते हैं। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 2D में। सेक्शन 2D में कंसिडरेशन बताया गया है, यानी कि कंसिडरेशन क्या है, प्रतिफल क्या है। जब आप कोई करार करते हो तो उसको संविदा बनाने के लिए उसमें प्रतिफल की ज़रूरत है, इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, जब प्रॉमिसर की इच्छा के अनुरूप द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstained फ्रॉम डूइंग और डज और abstains फ्रॉम डूइंग और promises टू डू और abstains फ्रॉम डूइंग समथिंग such act or abstinence or promise is called the consideration for the promise। कह रहे हैं कि जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ करने के लिए प्रपोजल देता है और दूसरा व्यक्ति उसको क्या करता है, प्रॉमिसी या उसके स्थान पे उसका कोई एजेंट, दूसरा व्यक्ति कौन होगा, उसका एजेंट, उसको एक्सेप्ट करता है कि हम ये काम करते हैं, ये काम नहीं करते हैं, ये काम करेंगे या ये काम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से या कोई काम कर रहा है या काम जो नहीं करने के लिए अगर प्रपोजल दिया गया है तो नहीं कर रहा है, या वो वादा कर देता है कि हम ये काम करेंगे या ये काम नहीं करेंगे, किसके इच्छा के अनुसार, जो प्रपोजल देता है उसके इच्छा के अनुसार। अगर वो ऐसा करता है तो क्या कहलाता है, वो उसका जो वचन देना है, जो प्रॉमिस है, वही प्रॉमिस उसका कंसिडरेशन हो जाता है। लेकिन कंसिडरेशन में आपको याद रखना होगा कि ये प्रतिफल जो होता है इसमें कोई मूल्य होना चाहिए, कोई रकम होना चाहिए। अगर उसका कोई रकम नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है,
तो वो बेकार है, वो कोई संविदा नहीं है। अब इसी को हम हिंदी में 2 घा को पढ़ते हैं। जबकि वचनदाता की वांछा पर, यानी कि उसके इच्छा पर, वांछा मतलब क्या हो गया, इच्छा पर, जबकि वचनदाता के इच्छा पर वचन गृहीता या कोई अन्य व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति मतलब इसको आप समझेंगे कि उस वचन गृहीता का एजेंट कुछ कर चुका है, यानी पहले से कोई चीज कर दिया है या कर नहीं किया है, किसके, उसके इच्छा के अनुसार ऑलरेडी कर दिया है या नहीं किया है। अब एक बात ये हो गई, एक बात ये है कोई चीज करता है और नहीं करता है, और एक बात ये हो गई कोई चीज करेगा या नहीं करेगा। यानी कि आपने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तीनों बातें यहां कह रहे हैं कि अगर पास्ट में कोई काम कर दिया है या नहीं किया है, या प्रेजेंट में कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा, या फ्यूचर में कोई काम करेगा या नहीं करेगा, किसके इच्छा पे, प्रोपोजर के इच्छा पे, वचनदाता के इच्छा पे, कौन करेगा, प्रॉमिसी, वचन गृहीता। तो जब ऐसा वो कर चुका है या करता है या करने के लिए वादा करता है तो वो उसका कंसिडरेशन होता है। और कंसिडरेशन क्या होता है, उसका एक स्पेसिफिक मूल्य होना चाहिए, रकम होना चाहिए, कीमत होना चाहिए। तो कंसिडरेशन को आप कीमत से समझेंगे, ठीक है। और इसको डिटेल में हम आपको बताएंगे, इसको जोड़ेंगे और भी सेक्शन से। ऐसे ही सिर्फ कंसिडरेशन 2D में पढ़ा देने से नहीं काम चलेगा, ये तो अभी डेफिनेशन वाला पार्ट बता रहे हैं। जब इसको डिटेल में बताएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये डिटेल्ड क्या है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 2E पे। तो सेक्शन 2E में जो दिया गया है वो एग्रीमेंट दिया गया है। किसकी परिभाषा दिया गया है, एग्रीमेंट की परिभाषा दिया गया है। और एग्रीमेंट को हिंदी में करार कहते हैं। एग्रीमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, करार कहते हैं। तो कह रहे हैं एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कह रहे हैं जो भी वचन है या जितने भी वचन हैं, चाहे एक वचन हो या एक से ज़्यादा वचन हो, एक प्रॉमिस किया गया हो या एक से ज़्यादा प्रॉमिसेस किए गए हों, उसे सेट ऑफ प्रॉमिसेस कहते हैं। तो वो प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन होता है। यानी कि प्रपोजर का जो प्रॉमिस है वो प्रॉमिसी के लिए क्या होगा, कंसिडरेशन, और जो प्रॉमिसी का प्रॉमिस है वो प्रपोजर के लिए कंसिडरेशन होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब आते हैं, ये सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है, एग्रीमेंट। और जो वचन होता है, जो प्रॉमिसेस होते हैं, उसी को एग्रीमेंट कहते हैं, उसी को करार कहते हैं। क्या कहते हैं, जो प्रॉमिस किया गया है उसी को एग्रीमेंट कहते हैं या उसी को करार कहते हैं। यानी दोनों लोग प्रॉमिस कर दिए हैं, दोनों लोग तैयार हो गए हैं कोई काम करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, करार कहते हैं। और वो संविदा कब बनेगा, जब उसके साथ कोई कंसिडरेशन शामिल होगा तब वो संविदा बनेगा, नहीं तो वो सिर्फ करार ही रहेगा। अगर करार के साथ कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई उसका मूल्य नहीं है, कोई कीमत नहीं है, तो वो कभी भी संविदा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है एग्रीमेंट। सेक्शन 2E में क्या डिफाइन किया गया है, एग्रीमेंट। हिंदी में अगर कहेंगे तो सेक्शन 2 अंगा कहेंगे। क्या कहेंगे, 2 अंगा कहेंगे। 2 अंगा में करार की परिभाषा दी गई है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 2F। सेक्शन 2F रेसिप्रोकल प्रॉमिस को बताता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस यानी दोनों तरफ से प्रॉमिस हो। प्रॉमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। हिंदी में पढ़ देते हैं, 2 चाको वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो, व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। यानी एक दूसरे के लिए अगर कोई वचन है, दोनों तरफ से अगर वचन दिया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, यानी व्यतिकारी वचन। यानी दोनों तरफ से वचन है, इधर से भी वचन है और इधर से भी वचन है। तो व्यतिकारी वचन किस में डिफाइन किया गया है, 2 चा में डिफाइन किया गया है। अगर इंग्लिश में कहें तो 2F में डिफाइन किया गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं 2G में। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेट टू बी वॉइड।
कह रहे हैं ऐसा करार जो कानून के द्वारा ना किया जा सकता हो, यानी कानून द्वारा लागू ना किया जा सकता हो। गलत काम के लिए अगर आप कोई करार कर लेते हैं जिसको कानून मानता ही नहीं है, जो कानून के विपरीत है, तो वो कोई करार नहीं होगा। यानी जो भी करार आप करेंगे कानून के दायरे में करेंगे, कानून के बाहर नहीं करेंगे। ये कौन कहता है? सेक्शन 2G कहता है। सेक्शन 2G कहता है कि जो भी आप करार करेंगे अगर कानून के दायरे के बाहर करेंगे तो वो करार क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? वाइड होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। और इसी बात को सेक्शन 2(6) में हिंदी में डिफाइन किया गया है कि वह करार जो विधिता परिवर्तनीय न हो शून्य कहलाता है। ऐसा करार जो कानूनी रूप से लागू न होने लायक हो या कानूनी रूप से लागू न हो सके उस करार को शून्य करार कहते हैं। यानी उसका मीनिंग कुछ भी नहीं है, उसका कोई लोड नहीं ले पाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं होगा, उसको कोई कोर्ट में ले जाके इन्फोर्स नहीं करा पाएंगे कि ये हमने करार किया था, है ना। इलीगल करार कोई भी हो, इलीगल एग्रीमेंट कोई भी हो, वो जीरो उसकी वैलिडिटी होती है, कोई वैलिडिटी नहीं होती है। अब आगे आते हैं सेक्शन 2H, इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 2H। एक कॉन्ट्रैक्ट को बताता है और इसको सेक्शन 2D के साथ भी जोड़ना पड़ता है, सेक्शन 10 के साथ भी जोड़ के पढ़ना होता है। अभी हम आपको फिलहाल डेफिनेशन बता दे रहे हैं, जब डिटेल में हम कॉन्ट्रैक्ट का एक अलग वीडियो बनाएंगे तब आप लोगों को हम बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी धाराएं जोड़ के पढ़ाना है। अभी जनरली हम आपको डेफिनेशन बता रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सेक्शन 2G क्या कहता है? एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वाइड। कोई भी ऐसा करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय न हो वो शून्य होता है। 2H कहता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा संविदा जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो वही संविदा कहलाता है। कोई भी करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है, कोई भी करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है उसे संविदा कहते हैं। अगर विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है करार तो उसे शून्य कहते हैं, और अगर विधि द्वारा परिवर्तनीय है तो उसे क्या कहते हैं? संविदा कहते हैं। तो करार पहले आपको समझना चाहिए कि करार क्या है। तो करार में क्या होता है? वचन होता है। अगर प्रॉमिसर और प्रॉमिसी का वचन है तो उसे करार कहते हैं, और दोनों तरफ से वचन दिया जाता है तो उसे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहते हैं। यानी कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे? व्यतिकारी वचन कहेंगे। हिंदी की लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है लेकिन आना दोनों चाहिए। और संविदा किसे कहते हैं? ऐसा करार, ऐसा एग्रीमेंट जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो उसे संविदा कहते हैं। ये सेक्शन 2H में बताया गया है कि कोई भी करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, लीगल हो, जिसका परिवर्तन कराया जा सके, जिसे लागू कराया जा सके, उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, संविदा कहते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में हम क्लासेस लेंगे, अभी डेफिनेशन बताते चल रहे ताकि आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 2I में। क्या है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्या है ना, इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इन सब के बारे में अभी आगे 2I और J बताएगा। तो 2I कह रहा एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बड़ा अच्छा चीज दिया गया है 2I में। 2I को हिंदी में 2झा कहते हैं और 2H को हिंदी में 2जा कहते हैं। 2जा को हिंदी में मैंने शायद नहीं बताया था, वह करार जो विधिता परिवर्तनीय हो संविदा है। ये 2जा में संविदा की परिभाषा है। अब हम लोग 2I यानी 2झा पढ़ रहे हैं। झा में क्या पढ़ेंगे? वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या एक से अधिक के विकल्प पर विधि द्वारा परिवर्तनीय हो लेकिन किसी और किसी अन्य के द्वारा परिवर्तनीय ना हो, तो ऐसा क्या होगा? वाइडेबल होगा, शून्यकरणीय होगा। क्यों होगा? मान लो 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या 10 लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 लोगों में से एक लोग के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और एक लोग के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं होगा। यानी लागू करने की जो पावर रहेगा एक ही व्यक्ति में रहेगा, दूसरे में नहीं रहेगा, तो वो वाइडेबल होगा। यानी किसी भी टाइम उसको वाइड कर सकता है जिसको पावर है ना। और जिसको पावर ही नहीं है वो कैसे कर पाएगा?
ठीक, तो वो वाइडेबल होता है, यानी क्या होता है, वो ख़त्म करने लायक होता है, खंडनीय होता है। तो क्या वाइडेबल का मतलब यही है कि वो पूरा वाइड नहीं होता है। और जो हमने आपको पूरा वाइड बताया था कि जो इलीगल होता है सेक्शन 2G में, कि अगर करार इलीगल है तो वो पूर्ण रूप से शून्य होगा, लेकिन अगर करार जैसे दो लोगों के बीच में है, एक के अनुसार लागू हो एक के अनुसार ना हो, तो वो वाइडेबल है, ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से शून्य नहीं होता है। 10 लोगों के बीच में है, 5-6 लोग के हिसाब से वो लागू हो और 3-4 लोगों के हिसाब से लागू ना हो, यानी उनके पास पावर ना हो, तो वो वाइडेबल होता है, ख़त्म किया जा सकता है ना। कोई भी पार्टी उसको ख़त्म कर सकती है ना, उस पर रोक नहीं है। और जब अगर दो पार्टी करार कर लिए हैं, संविदा हो गया है और दोनों की बातें उसमें शामिल हैं, तब वो वाइडेबल नहीं है, उस करार को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और जिसको ऑब्जेक्शन होगा वाइडेबल में, वो ख़त्म कर सकता है। तो बातें दोनों की दोनों के अनुसार लागू होनी चाहिए, यानी लागू करने का पावर दोनों के पास होनी चाहिए। अगर लागू करने का पावर सबके पास नहीं है, किसी एक के पास भी नहीं है, बाकी सबके पास है, तभी वो वाइडेबल होगा। यानी कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल और वाइड में आपको अंतर समझना है। जो इलीगल होगा वो वाइड होगा, और जो सबके अनुसार तो हो लेकिन किसी एक या एक से अधिक के अनुसार ना हो, कुछ लोगों के अनुसार लागू हो, कुछ लोगों के अनुसार लागू ना हो, कुछ लोगों के पास पावर हो लागू कराने का, कुछ लोगों के पास पावर ना हो लागू कराने का, ऐसा जो करार होगा वो क्या होगा, वाइडेबल होगा। वाइडेबल को जो हम लोग हिंदी में कहेंगे वो शून्य करणीय कहेंगे, यानी शून्य करणीय मतलब उसको शून्य किया जा सकता है। अब आते हैं सेक्शन 2J पर। सेक्शन 2J को हम लोग पढ़ते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेज टू बी इन्फोर्सेबल बाई लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेज टू बी इन्फोर्सेबल। कह रहे हैं वो संविदा जो विधिता परिवर्तनीय नहीं रह जाती है, वह शून्य हो जाती है जब वह परिवर्तनीय नहीं रह जाती है। मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ये सेक्शन 2J में दिया गया है, इसको अगर हिंदी में कहेंगे तो सेक्शन 2 कहेंगे, धारा 2 तो कह रहे हैं कोई एग्रीमेंट आपने किया, जिस टाइम आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उस टाइम तो वो लीगल था, लेकिन बाद में वो इलीगल हो गया। जैसे ही वो इलीगल होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो वही बात कह रहे हैं कि जो संविदा विधिता परिवर्तनीय नहीं रह जाती है, नहीं रह जाने का मतलब क्या है कि यानी पहले परिवर्तनीय था लेकिन बाद में नहीं रह जाती है, तो वो भी शून्य हो जाएगी, यानी उसका परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले तो लीगल था, पहले लागू करने योग्य था, बाद में वो इलीगल हो गया या लागू करने योग्य नहीं रह गया, ऐसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सब सीज कर जाएंगे, यानी वो लागू नहीं कराए जा सकते हैं, परिवर्तन नहीं कराए जा सकते हैं। तो आप लोगों को जो धारा पढ़ना है, आज का जो काम है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आपको घर पे पढ़ना है। सेक्शन 2 में सेक्शन 2A से लेकर J तक दिया हुआ है परिभाषा, और हिंदी में अगर कहेंगे तो धारा 2 का से लेकर के इया तक दिया हुआ है परिभाषा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, वीडियो को बार बार देख लीजिएगा जहाँ नहीं समझ में आएगा, और फिर हम लोग इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।